एक बेवकूफ देखने में अच्छा ही लगता था। चेहरे पे प्रतिक्रिया कम ही रहती थी, जैसे पता नहीं क्या सोचता रहता था हर वक्त, परंतु आंखें बोलती थी उसकी। कुल मिलाकर एक सीधा सादा भोला भाला लड़का लगता था। लोग सोचते थे कि बड़ा बेवकूफ है ये तो। जहां भी जाता उसके पीठ पीछे हंसते रहते थे कुछ लोग कि कितना अजीब है ये, एक ही मुद्रा में घंटों तक चुपचाप बैठा रहता है, कोई रिएक्शन नहीं, बहुत ही अजीब है। परंतु कई कई बार इसे देखना अच्छा लगता है, परंतु जब वो कोई भी रिएक्शन ना देता तो बहुत ही ज्यादा खीज होती थी। उस खीज को सब लोग मजाक बनाने की कोशिश करते रहते थे, परंतु उस बेवकूफ को तो पता ही ना चलता था इस बात पे, और मजाक बनता था। एक जगह जहां उसकी दोस्त नूतन म्यूजिक सीखने जाती थी, उस दोस्त ने उससे कहा कि मुझे आते आते लेट हो जाती है, तो तुम मेरे साथ वहां चल कर बैठ सकते हो। वो उसकी प्रिय दोस्त थी तो उसने मना नहीं किया। वो वहां नियमित जाने लगा और वहां भी वही हुआ जो सब जगह होता था, उसका मजाक बनाया जाने लगा। सबको लगता कि इसको क्या पता चलता है। दिन बीतते गए परंतु वो नहीं बदला। वहां के अध्यापक ने भी उसको बेवकूफ जानकर उससे फायदा उठाने और पीछे से मजाक बनाना शुरू कर दिया। ऐसे गुरुओं को नमन, जिनको सिर्फ फीस से मतलब होता है। फिर एक दिन उस क्लास की कुछ लड़कियों ने उसकी दोस्त का मजाक उड़ाया। उन्होंने उसका मजाक उड़ाने के लिए उसको बहुत मुश्किल प्राचीन राग गाने के लिए उकसा दिया, और उनमें अध्यापक जी, जो कि उस लड़के से कुछ जलन भी रखा करते थे, भी शामिल हो गए और उस नई स्टूडेंट को बोल दिया कि चलो गाओ। परंतु सबकी आशा के विपरीत उस लड़की ने बहुत ही शानदार गाया, वो भी बिना गलती के। सबको बहुत ही खराब लगा क्योंकि उनकी चालबाजी किसी काम नहीं आई। इस बात से अब तो जैसे लंका में आग ही लग गई। अब वो लड़कियां बात बात में उस लड़की को मेंटली टार्चर करने लगी, क्योंकि बैच के लड़के भी उस लड़की और लड़के का सम्मान करने लगे थे। अब वो लड़कियां बस ताक में रहती थी कि कहाँ मौका मिले और उस लड़की को सबक सिखाए। एक दिन वो मौका मिल ही गया। वो लड़का उस लड़की को क्लास के आगे छोड़ के अपने काम से गया और कहा कि मैं थोड़ी देर में आता हूँ, तब तक तुम चलो। फिर वो आधे घंटे बाद लौटा, अंदर गया तो वो क्लास में नहीं थी। उसने अध्यापक को पूछा तो वो बोले वो तो चली गई। उस लड़के ने लड़की के घर फोन किया तो वो वहां भी नहीं मिली। कहाँ गई वो? क्या वो उन लड़कियों की जलन का शिकार हो गई? यदि हाँ, तो क्या किया उसके साथ? अब वो बेवकूफ उससे कैसे ढूंढेगा? जानने के लिए जरूर आगे का पार्ट यकीन करे, इस कहानी का आगे का हिस्सा आपको चौंका देगा। अगले दिन पुलिस केस हुआ, सबके बयान हुए। वो लड़का अभी भी गुमसुम बैठा था, ज्यादा कुछ बोल ही नहीं रहा था। कुछ लोगों ने उस पर शक भी जताया, परंतु वो तो उस लड़की को छोड़कर ही बाहर गया था और आया तब तक वो लड़की कहीं नहीं मिली। वो गायब हो चुकी थी तो वो हर इल्जाम से बरी हो गया था। परंतु सबसे अचरज की बात ये थी कि उसने किसी पर अपना शक भी नहीं जताया। अब मूर्ख था। पुलिस कुछ लोकल प्रभावशाली लोगों के प्रभाव में आकर छानबीन करती रही, पर नतीजा वही, ढाक के तीन पात। न मिलनी थी तो न मिली। वो लड़का भी चुपचाप क्लास के चक्कर लगाता रहा। कहीं न कहीं वो उस छोटे शहर में मिल ही जाता, भटकता हुआ बस नूतन को ढूंढता रहता। लोग उसे पहले भी बेवकूफ ही समझते थे, तो अब भी उनकी इस राय में कोई विशेष फर्क न आया। अब भी वो एक बेवकूफ ही था। 2 हफ्ते बाद पुलिस स्टेशन में सब इंस्पेक्टर विक्रम के सामने बैठे एक 50 साल के लगभग उम्र का आदमी मोहन कुमार हाथ जोड़ के गिड़गिड़ा रहा था। उसके साथ उसका साला संतोष भी बैठा था, जो कदरन कुछ गरम मिजाज था, थोड़ी बहुत बहस कर रहा था। वो आदमी पहनावे से कुछ अमीर लग रहा था। मोहन कुमार, इंस्पेक्टर साहब, मेरी बेटी 2 दिनों से घर नहीं लौटी। मैं 3 बार यहाँ आ चुका हूँ। प्लीज आप कुछ कीजिए। आपको जो भी सपोर्ट चाहिए वो बोलिए, मैं आपको दिलवा देता हूँ।
सुपरिंटेंडेंट साहब मेरे दोस्त है, आप उनसे भी बात कर लीजिए। कोई रुपए पैसों की जरूरत हो तो बोलिए, मैं मेरी बेटी के लिए कुछ भी देने के लिए तैयार हूं, बस मुझे मेरी बेटी चाहिए, किसी भी हालत में। एसआई देखिए मोहन कुमार जी, मैं आपकी तकलीफ समझ रहा हूं। आपकी बेटी को ढूंढने के लिए आपको विशेष कुछ नहीं करना, मैं खुद ही पर्सनली इसमें लगा हुआ हूं। आप भरोसा रखिए, मैं बहुत जल्दी आपकी बेटी को ढूंढ ही लूंगा। संतोष जीजा जी, ये लोग ऐसे कुछ नहीं करेंगे। आप इनके मुंह पे कुछ दे मारिए, तभी ये लोग कुछ न कुछ करेंगे और कोमल गायब लड़की को ढूंढेंगे। वरना कुछ दिन पहले भी तो कोमल के साथ पढ़ने वाली लड़की गायब हुई थी। इन लोगों ने क्या उखाड़ लिया। कल को भगवान न करे कि हमारी कोमल को कुछ हो जाए। मोहन कुमार, देखिए साहब, मैं ये नहीं कह रहा कि आप नहीं ढूंढ रहे, परंतु मुझे मेरी बेटी किसी भी हालत में चाहिए। ये 10 लाख का चेक है, आप कल ही इससे केस करा लीजिए। ये सिर्फ आपको मेरी तरफ से एक गिफ्ट है। अगर आपने मेरी बेटी को ढूंढ दिया तो मैं आपकी तिजोरी भर दूंगा, आपको कभी किसी चीज की कमी नहीं होगी। एसआई झिझकते हुए, अरे मोहन कुमार जी, इसकी क्या जरूरत थी? और चेक एसआई की जेब में, इतने में उस लड़के का आना होता है वहां। लड़का, बेवकूफ, ये क्या सर, आप मेरी दोस्त को ढूंढ ही नहीं रहे और इनको पक्का कह रहे हो? ऐसा सिर्फ इसलिए कि हमारे पास आपको देने के लिए ऐसा चेक नहीं है। एसआई विक्रम, देख लड़के, फालतू बात तो कर मत। मैंने कहा था न कि हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, फिर क्यों हमारी जान चाटने बार बार आ जाता है? ए कमल हवलदार, इसे बाहर का रास्ता दिखा। पता नहीं कहाँ कहाँ से उठकर आ जाते हैं। 1000 बार कह दिया कि काम कर रहे हैं, पर कोई समझता ही नहीं, जैसे हम अपनी दराज में से निकाल के सामने रख देंगे। निकाल इसे बाहर। लड़का, हाँ हाँ कर रहे हैं, काम दिख ही रहा है, जेब में तो आपका प्रशस्ति पत्र है, साले कामचोर। एसआई भड़क कर, साले क्या बकवास कर रहा है? अभी बताता हूँ तुझे कि मेरी जेब में क्या है। अबे कमल, अंदर डाल साले को, आज इसकी चर्बी झाड़ता हूँ। अब क्या होगा? शहर में 2 लड़कियां गायब हो गई और उनका कोई सुराग भी नहीं है। इधर वो लड़का भी मुश्किल में फंस गया है। आगे जानने के लिए अगला पार्ट पढ़े, सो बी कंटिन्यू। फिर क्या था, जम के तुड़ाई हुई, सारी फ्रस्ट्रेशन उसी पे निकाली गई। ऊपर से सच बोलने की कुछ तो सजा मिलनी ही थी उसे। फिर अच्छे से अधमरा करने के बाद उसे सेल में ही रात भर छोड़ दिया। एसआई परेशान कि ये इतनी मार खाके भी चीखा क्यों नहीं, पर फिर उसे उसी के हाल पे छोड़ दिया। जब मारते मारते थक गए तब अगले दिन दोपहर में एसआई उसके पास आया और बोला कि क्या हाल है, कुछ मिजाज बदले की नहीं? परंतु वही वो बेवकूफ बिना किसी एक्सप्रेशन के उसकी आंखों में घूरता रहा। एक बारगी एसआई भी सकपका गया, पर जल्दी संभल कर बोला कि देखो दोस्त, मैं तुम्हारी फीलिंग्स समझ रहा हूँ। शायद तुम उस लड़की को बहुत चाहते हो, परंतु मैं भी पूरी कोशिश कर रहा हूँ। मैं ये नहीं कहता कि मैं बहुत ईमानदार हूँ, पर मैं ड्यूटी से कभी बेईमानी नहीं करता। मेरा भी परिवार है, उनकी भी जरूरतें हैं, तो मैं उनके लिए सक्षम लोगों से पैसे ले लेता हूँ। पर लोगों की जो जिम्मेदारी उठाने के लिए सरकार ने मुझे ये वर्दी दी है, उससे कभी भी धोखा नहीं करता। मैं तुम्हें समझा रहा हूँ कि अपने दिमाग को शांत रखो और हमें हमारा काम करने दो। हम उसे ढूंढ कर ही शांति से बैठेंगे। अब मैं तुम पर भरोसा करके तुम्हें छोड़ रहा हूँ, इस उम्मीद के साथ कि अब तुम ऐसी कोई हरकत न करो जिससे हमारी परेशानी और बढ़े। फिर भी वो लड़का कोई एक्सप्रेशन नहीं देता, बस घूरता रहता है। एसआई तंग आकर बोलता है, बेवकूफ, और उसे जाने देता है। उसके जाने के बाद एसआई राहत की सांस लेता है। अगले दिन अपने एसआई विक्रम बेचारे को चैन ही नहीं मिलता और एक फोन आता है, जिसके बाद सामने से जो भी कहा गया उसके बाद उसके ललाट पे पसीने की धारें छूट गई। वो तुरंत अपने कपड़े ठीक किया, केप उठाई,
रूलर डंडा लिया और कमल को चिल्ला के बोला, जल्दी गाड़ी निकालो और 2 जने मेरे साथ चलो। वो फटाफट निकलकर एक बंगले के आगे पहुंचता है, जिसे देखकर वो नर्वस फील करता है और थूक सटकते हुए अंदर जाता है। अंदर एक लगभग 70 साल का आदमी शानदार सोफों के बीच बैठा होता है। उसके पास कुछ और भी प्रभावशाली लोग बैठे होते हैं। वो आदमी भी नेताओं की तरह कुर्ता पजामा पहना हुआ था। बंगला बाहर से जितना शानदार था, उससे भी ज्यादा अंदर से शानदार था। परंतु एसआई की नजर बंगले की सुंदरता पर नहीं, बल्कि उस आदमी के पास बैठे एसपी पर थी। उसने जाते ही अंदर एसपी को सैल्यूट मारा और फिर उस आदमी को सैल्यूट मार के बोला कि आपने कैसे याद किया एमपी साहब। वो आदमी जो एमपी था और जिसके आगे अपने एसपी साहब भी शांत और परेशान से बैठे थे, बोला, अरे नहीं एसआई साहब, हम आपको कैसे याद कर सकते हैं? आप हुए बड़े आदमी, हमारी क्या औकात। हम तो आपको आने के लिए विनती ही कर सकते हैं, और आप जैसे महापुरुष जब ये विनती स्वीकार कर ले तो खुद को धन्य समझ सकते हैं। एसआई बेचारा समझ ही नहीं पाया कि उसको यूं सबके सामने भिगो भिगो के जूता क्यों मारा जा रहा है। वो घबराकर बोला, आखिर हुआ क्या है साहब? आप इतने गुस्से में क्यों हैं? इतना सुनना था कि एमपी उखड़ गया और चिल्ला के बोला, मेरी भतीजी सुबह कॉलेज से घर नहीं लौटी और तुम पूछ रहे हो कि मैं गुस्से में क्यों हूं गधे। एसआई की हवा ही निकल गई। ये सुनकर उसको ज़मीन हिलती सी लगी। वो हकलाते हुए बोला, क्या एमपी उल्लू के पट्टे सुनाई नहीं दे रहा जो पूछ रहा है क्या? मेरी भतीजी कॉलेज से घर नहीं लौटी और उसके छुट्टी हुए 6 घंटे से ऊपर हो गए। एसआई पर साहब, हो सकता है किसी फ्रेंड के घर हो, लौट आएगी। एमपी तो अब तू मुझे बताएगा कि वो कहाँ जाएगी या नहीं जाएगी, या ये कि मैं इतना बड़ा गधा हूं कि मैं उसके सब दोस्तों को फोन करके पता नहीं कर सकता, या मैंने यहाँ पर तुझसे मुजरा करने के लिए तुझे बुलाया है। एसआई बुरी तरह भड़कते हुए सोचता है कि साले, मेरा बस चले तो तुझे ही नंगा करके मुजरा कराऊं, पर मजबूर हूं, तेरे जैसे भ्रष्ट और घटिया आदमी को बर्दाश्त करना पड़ रहा है। परिवार वाला ना होता तो पूरी 6 की 6 तेरे भेजे में उतार देता, पर ऊपर से कहता है, मेरा वो मतलब नहीं है सर, आप फिक्र मत करो, मैं आपकी भतीजी को जल्दी से जल्दी ढूंढता हूँ। एमपी हूँ है, जैसे पहले 2 लड़कियों को ढूंढा वैसे ही। नारे ना, मैं अपनी भतीजी का रिस्क नहीं ले सकता। इसलिए मैंने होम मिनिस्टर से बात करके इंटेलिजेंस ब्यूरो से एक पूर्व जासूस को बुलाया है, जो बहुत तेज और खतरनाक है। तुझे बस उसका साथ देना है और उसकी मदद करनी है। अब ये किसने एमपी के परिवार पे हाथ डाल दिया? किसी को अपनी मौत को खींच के बुलाना है, या वो खुद ही एक मौत है? क्या मामला जैसा दिख रहा है उससे भी बड़ा है, और तीनों लड़कियों के गायब होने के पीछे कोई एक ही कारण है, या ये तीनों केस अलग ही है? एसआई विक्रम को तो पिंजरे में बंद शेर की तरह कर दिया गया है। कौन है वो जासूस और वो क्या कर पाएगा? जानने के लिए अगले पार्ट में बने रहिए। जब एसआई बाहर आया तो कमल हवलदार, जो कि उसका मुहलंगा था, ने पूछा, अंदर क्या हुआ साहब? एसआई भयंकर मूड में था। कुछ देर तो कमल को घूरा, फिर चिढ़कर बोला कि मेरा मुजरा हुआ अंदर, तुझे भी आना चाहिए था, दोनों साथ मैं करते। उसका मूड देखकर कमल भौचक्का हो गया और दूसरा हवलदार मुंह दबा के हंसने लगा। एसआई ने कहर भरी नजर से उसे देखा और चुपचाप गाड़ी में बैठ गया। दोनों हवलदार भी थोड़ा झेंप गए, पर वो भी गाड़ी में बैठ गए। जब वो लोग चौकी पहुंचे तब उन्होंने देखा कि चौकी पूरी तरह अस्त व्यस्त है, जैसे हाथियों का मदमस्त झुंड वहां से निकला हो, और सभी हवलदार टूटी फूटी हालत में नीचे पड़े कराह रहे थे। अपनी चौकी की ये हालत देखकर विक्रम चौंकने के साथ साथ भड़क भी गया।
उसने देखा कि एक लगभग 30 से 32 साल का नौजवान उसकी चेयर पर बैठा आराम कर रहा है। नौजवान सूट बूट पेंट पहने हुए था। उसके चेहरे पर लापरवाही के भाव थे, जैसे उसको विक्रम के आने का पता भी नहीं था। विक्रम ने गुस्से में डंडा टेबल पर मारते हुए चिल्लाकर पूछा, कौन हो तुम? और चौकी की ये हालत क्या तुमने की है? वो नौजवान एकदम शांति से खड़ा हुआ विक्रम के चेहरे को 2 मिनट तक घूरने के बाद बोला, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था, परंतु आपके हवलदारों को थोड़ी तमीज सिखाना जरूरी लगा। इन सब के लिए माफी चाहता हूँ। विक्रम और साथ के दोनों हवलदारों को ये सुनकर शौक लगा। जो सामने खड़ा था वो सूट बूट में कोई नाजुक सा रईसजादा या कोई कॉरपोरेट ऑफिस का मैनेजर लग रहा था। 12 हवलदारों को रुई की तरह धोने के बाद भी उसके सूट पर एक सलवट भी न पड़ी, और ऊपर से उसे उस विक्रम से कोई घबराहट नहीं हो रही थी जिसने अच्छे अच्छे क्रिमिनल्स को डरा के रखा था, जिसका आतंक था शहर के टपोरियों और चोर उठाईगिरों में, जो पत्थर को भी गाने पर मजबूर कर सकता था। उसके आगे वो इतना इत्मीनान के साथ आराम कर रहा था और शांति से जवाब दे रहा है। विक्रम की मसल्स तन गई। उससे भयंकर गुस्सा आ रहा था, परंतु फिर भी उसने जाने क्या सोचकर शांति से पूछा, तुम हो कौन और तुमने ऐसा क्यों किया? उस नौजवान ने मुस्कुराते हुए हाथ मिलाने के लिए बढ़ाया और बोला, आई एम सॉरी, मुझे आपको अपना परिचय देना चाहिए था। माई सेल्फ अभिमन्यु, और मैं इस शहर में हो रही कुछ किडनैपिंग की छानबीन करने में आपकी मदद करने के लिए डिफेंस मिनिस्ट्री से स्पेशल परमिशन पर यहाँ आया हूँ। विक्रम को ऐसा लगा जैसे वहां कोई बम फटा हो, इतना छोटा लड़का और इंटेलिजेंस में, और इसने ये हालत चौकी की कर दी, मतलब ये काफी खतरनाक भी है, जबकि दिखने में किसी मूवी का रोमांटिक हीरो लग रहा है। फिर अचानक विक्रम को होश आया और उसने अनायास ही हाथ मिलाया। उसकी विनम्रता देखकर उसे वो काफी अच्छा लगा, पर एमपी के घर हुई बेइज्जती याद आते ही उसका मूड खराब हो गया। पर इन सब से बेपरवाह अभिमन्यु बोला, मुझे यहाँ के एमपी साहब ने रिक्वेस्ट करके बुलाया है और मैं इस शहर में नया हूँ, तो क्या आप मुझे उनसे मिलवा कर ला सकते हैं? विक्रम अभी ही वहां से बेइज्जती करा के लौटा था। उसका मूड तो नहीं था, पर वो फिर भी उसके साथ वहां के लिए निकला। उसका मन तो कर रहा था कि उस लड़के को शूट करके कहीं भाग जाए, पर नदी में रहकर वो मगर से बैर नहीं ले सकता था। उसका चेहरा देखकर शायद अभिमन्यु उसके भाव समझ गया, तो उसने रास्ते में कोई बात नहीं की। वहां पहुंचकर अंदर जाकर विक्रम ने एमपी को सैल्यूट मारा। एमपी ने दोनों को देखा और कहा, S.I. तुम अभिमन्यु से तो मिल ही लिए होंगे। इनको खास रक्षा मंत्री जी ने मेरे लिए भेजा है वो काम करने जो तुमसे नहीं होता। आप बताइए अभिमन्यु जी की आपकी क्या खिदमत करूं? आप जो चाहे जितना चाहे वो आपको मिलेगा, बस मेरी भतीजी को ढूंढ दीजिए। आपका बहुत एहसान होगा मुझ पर। अभिमन्यु, अरे नहीं एमपी सर, ये मेरी ड्यूटी है। जब भी कुछ जरूरत होगी मैं आपको कह दूंगा, और मेरा वादा है कि मैं जल्दी ही इस केस को सोल्व कर दूंगा। एमपी, धन्यवाद अभिमन्यु जी, आपने इतना बोल दिया इस बुढ़े को चैन मिला। वरना कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं जिन्हें ड्यूटी के नाम पर उबासियां आती रहती है। विक्रम की तरफ देखते हुए, विक्रम इस बात से मन ही मन में भड़कता है पर चुप ही रहता है। उसके चेहरे को अभिमन्यु देख लेता है। उसे ऐसा लगता है अगर वो ज्यादा देर रुका तो कहीं ये एमपी पर हमला ना कर दे। तो वो यहाँ से जल्दी निकलने के लिए बोलता है, अब जाने दीजिए सर, आप बस अपनी भतीजी को ढूंढवाने पर ध्यान दें, बाकी मैं देख लूंगा। ऐसा करके वो दोनों लौट जाते हैं। अभिमन्यु और विक्रम की ठनती जा रही है। ऐसे में क्या दोनों मिलकर लड़कियों को ढूंढ पाएंगे? क्या लड़कियों को कुछ हो गया या वो सही सलामत है? कौन है लड़कियों के गायब होने का जिम्मेदार? क्या वो आगे भी ऐसा करेगा? इस कहानी का अंजाम जानने के लिए बने रहें।